हेलो गाइस, वेलकम टू डिफरेंशियल एकेडमी। हम लोगों ने लास्ट की डोज वन जो हमने डिस्कस की थी, हमने उसके अंदर क्या क्या डिस्कस किया था कि रैंक का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, रैंक का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आई होप वो आपको समझ आया होगा। अब आते हैं हम इस सेकेंड लेक्चर की तरफ। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं। तो आपका देखो, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या कहता है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, हम डिपेंडेंट कब होते हैं किसी पे, जब मतलब हमें उसकी ज़रूरत है, हम उस पर किसी ना किसी तरीके से, जैसे हम इन चाइल्डहुड डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स लोगों पे, बिकॉज चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, हमें वही लोग गाइड करते हैं, तो हम डिपेंडेंट हैं। लेकिन आफ्टर हम ग्रो अप हो जाते हैं, हम जॉब पे चले जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, तो हम बोलते हैं नाउ वी आर इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ थिंग। सो यही चीज़ें हमारी सेट ऑफ वेक्टर्स की बात करता है कि वेक्टर देखो कैसा होता है। एक तो वेक्टर ऐसा कुछ दिखेगा आपका ए बी सी, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तीन हो चार हो, वो तो डिपेंड करता है। वेक्टर तो आपको पता ही है कैसे, आप लोग सब 11 आप इंजीनियरिंग के बच्चे, ऑब्वियसली आप पीसीएम में, पीसी फिजिक्स और मैथ्स दोनों में पढ़ के आए होंगे। सो हम वेक्टर्स को डिपेंडेंट कब बोलते हैं कि अगर हम ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करा दें, C1 C2 C3, मतलब जितनी वेक्टर हैं उतने ही स्केलर्स, और उन वो स्केलर्स क्या है, जीरो ना हो। मतलब जरूरी नहीं है, कोई जीरो हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, लेकिन सब जीरो ना हो, नॉट ऑल जीरो। और जब हम उनको इस तरीके से लिखें, C1 X1 प्लस C2 X2 प्लस C3 X3, इस तरीके से लिखें, तो उनका आंसर जो है वो जीरो के बराबर है। लेकिन ये स्केलर्स क्या है, मतलब इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। जब हम उनको कंबाइन करें तो उनका आंसर जीरो आ जाए इन स्केलर्स के साथ। अब एग्जाम्पल आप बोलोगे कि एग्जाम्पल से समझाओ, देखो जैसे मैं मान लो X1 वेक्टर आपको 2,4 दे देती हूँ, और X2 वेक्टर मैं आपको दे देती हूँ 1,2। आप इसको देखते ही बोलोगे कि इस वेक्टर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो वापस में X1 वेक्टर बन जाएगी। अब मैं बोलती हूँ लेट C1 को, यहाँ पे मैं खुद स्केलर्स ले रही हूँ अभी समझाने के लिए, लेकिन आगे क्वेश्चन में आपको स्केलर सॉल्व करने होंगे। सो X1 को मान लेती हूँ, C1 को मैं मान लेती हूँ 1, और C2 को मैं मान लेती हूँ आपका -2, ठीक है। स्केलर्स कैन बी नेगेटिव, वो नेगेटिव हो सकते हैं। सो अगर मैंने लिखा C1 X1 प्लस C2 X2, मैं इस तरीके से लिखती हूँ। ये मेरा क्या आ गया, 1 × 2,4 प्लस -2 × 1,2। तो ये मेरा सॉल्व होके क्या आया, 2,4 प्लस का साइन -2 -4, और जब मैंने ऐड किया तो ये आ गया 0,0, यानी जीरो ही आंसर आ गया। दैट मीन्स आपके पास C1 और C2 ऐसे थे, यानी कि C1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, C1 की वैल्यू आपके पास थी 1, और C2 की वैल्यू क्या थी आपके पास -2, यानी कि आपके पास दो ऐसे स्केलर एग्जिस्ट कर गए जो कि जीरो नहीं है, और उनको हम कंबाइन करके लिखते हैं इन वेक्टर्स के साथ, तो आंसर क्या आता है, जीरो। इसका मतलब ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और ये X1 X2 क्या हो गए, डिपेंडेंट। ऐसे ही इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट है, अगर ये सारे स्केलर्स जो हैं वो सबकी वैल्यू जीरो बन जाए, एक भी ऐसा ना हो जो नॉन जीरो हो, तो ये इंडिपेंडेंट कहलाया जाता है। समझ गए। अब आता है कि अगर आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे बोल पा रही थी इस वाले एग्जाम्पल में कि X1 वेक्टर डबल है X2 वेक्टर के, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, X1 = 2 टाइम्स ऑफ X2, मैं ये बोल सकती थी। इसका मतलब ये क्या है, मेरे डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, X1 और X2 एक दूसरे पे निर्भर हैं, ठीक है ना। सो अब हम इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट रैंक के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स है 3 × 3 की, और आपने उसको सॉल्व करके मुझे बता दिया कि इसकी रैंक जो है वो 2 है, ठीक है। रैंक का आंसर आपने मुझे 2 बता दिया। इसका मतलब रैंक का आंसर 2 बताने का मतलब ये है कि पक्का पक्का यहाँ पे कोई ना कोई डिपेंडेंट वेक्टर्स थी, वो वेक्टर डिपेंडेंट थी, इसीलिए आपका आंसर जो है रैंक जो है वो कम आई है। समझ गए। ये भी एक डिफर चीज़ें आती हैं। अब आता है हमारे पास सॉल्व द वेक्टर्स, मतलब इसको ये चेक करो कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या ये क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है, आपको ये चेक करके बताना है। सो लेट अस सी। सो मैं क्या करती हूँ, C1 C2 C3 कुछ मान लेती हूँ स्केलर्स। अभी ये स्केलर जीरो है नहीं है मुझे नहीं पता, तो मैं क्या लिखती हूँ, C1 × X1, जो कि डेफिनेशन कहती है C2 × X2 प्लस C3 × X3 इज इक्वल्स टू जीरो, मैंने ये लिख दिया। यानी कि C1 × 1 2 3 प्लस C2 × 3 -2 1 प्लस C3 × 1 -6 - 5 इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो क्या है, 0,0,0, क्योंकि ये ट्रिपलेट की बात कर रहा है, तो ये इसको ऐसे भी लिखते हैं, यानी कि 0,0,0 ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C1, ठीक है, आपके पास क्या बन के आता है, C1 + 3 C2 + C3
इज इक्वल्स टू 0, ये सॉल्व करके, ठीक है ना। आई होप ये आपको आता होगा, ये बहुत बेसिक है, 12th क्लास का है। सो ये आता है आपके पास 2c1 माइनस 2c2 माइनस 6c3 इज इक्वल्स टू 0, देन 3c1 प्लस c2 माइनस 5c3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास सिस्टम बन के आ गया एक। लेकिन अब इस सिस्टम को कैसे सॉल्व करें, प्रॉब्लम आती है इस सिस्टम को कैसे सॉल्व करें। तो इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे हम थ्रू द मैट्रिसेस, यानी मैं इसको जैसे 12th क्लास याद है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का फॉर्म में लिख देते थे। ये हो गया हमारा 1 2 3 3 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 6 माइनस 5। मुझे C1 C2 C3 की वैल्यू तो निकालनी है, तो मैं इसको ऐसे लिख के एंड देन मैं ये कर देती थी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। मैंने आपको पहले बताया इसी की मदद से 0 बनाएंगे, और इसको भी 0 उसी की मदद से बनाएंगे। सो R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। सो आपके पास चेंज होके ये क्या आता है, इन शॉर्ट में सॉल्व होके ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0 3 माइनस 8 माइनस 8 1 माइनस 8 माइनस 8। दिस इज C1 C2 C3 एंड दिस इज 0 0 0। देखो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन रैंक पे कोई फर्क नहीं डालता, और लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पे भी ऐसा कोई फर्क नहीं डालता, ठीक है। सो अब मैंने इसको देखो, ये तो दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो मैंने इसको सॉल्व करके लिखा, ये बना मेरे पास C1 3c2 प्लस C3 इज इक्वल्स टू 0, और ये बना मेरे पास माइनस 8 कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। इससे मेरे पास आ गया C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0, यानी C1 इज इक्वल्स टू माइनस C2, सॉरी C2 C3। तो C2 इज इक्वल्स टू माइनस C3, ये आपके पास आ गया कि C2 की वैल्यू क्या है, माइनस C3 के बराबर। यानी कि अगर आप C3 को लेते हो 0, तो C2 भी 0 हो जाएगा और C1 भी 0 हो जाएगा, उससे मेरे पास क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है कि मतलब 0 0 तो होता ही है, इसकी तो बात ही करनी बेकार है, ठीक है। तो ट्रिवियल है। लेकिन नॉन ट्रिवियल में यानी कि ये डिपेंड कर रहा है, यानी कि स्केलर्स जो है आपस में डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर C3 की वैल्यू को आप -1 उठा लेते हो, तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। अब यहाँ पे डालोगे सारी वैल्यूज़ को, तो C3 की वैल्यू यहाँ डाल दो, कितनी आई, -1, और यहाँ पे +1, तो 3 - 1 2, उधर गया तो C1 की वैल्यू -2। तो सारे क्या है, नॉन ज़ीरो। इसका मतलब ये डिपेंडेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोनों वेक्टर्स भी वो हैं, तो ये डिपेंडेंट है, ठीक है। ये तरीका है चेक करने का। 2x2 में तो आप डायरेक्ट इक्वेशन से बना के चेक कर सकते हो। अब आता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये होता है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कितनी इक्वेशन है, देखो 1 2 एंड चलते चलते ये m, ठीक है। m लीनियर इक्वेशंस हैं, और कितने अननोन्स हैं, x1 x2 xn, x अननोन्स हैं, अननोन्स हैं। अननोन मतलब जिनकी वैल्यू मुझे नहीं पता। सो इसको मैं, ये एक बड़ा सिस्टम है जिसको हम हमेशा नहीं लिखेंगे, इसको लिख सकती हूँ मैं इस तरीके से, Ax इज इक्वल्स टू बी, जहाँ पे A मैट्रिक्स मेरी किसकी बनती है, कोफिशिएंट्स की, यानी A11 A12 टिल A1n A21 A22 टिल A2n। देन यहाँ पे इस तरीके से ये बनेगा AM1 टिल AM n। ये मेरी बनती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स मेरी मैट्रिक्स बनती है अननोन्स की, x1 x2 टिल xn, अननोन्स की मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स मेरी बनती है राइट हैंड साइड की, b1 b2 टिल bn। इस सिस्टम को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, और ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सो अब इसमें पॉइंट्स आते हैं कि अगर ये बी मैट्रिक्स जो है वो पूरी 0 हो, यानी कि b1 b2 सबकी वैल्यू 0 हो जाए, तो ये मेरा क्या बनता है, Ax इज इक्वल्स टू बी, मेरा क्या बन जाएगा, Ax इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये रहा, ये डिस्कस करता है कि अगर सारे 0 0 बन जाए, एल्स इट इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम इस तरीके से लिखते हैं, Ax इज इक्वल्स टू Ax कॉलन b, यानी कि ऐसे लिख दो, A11 A12 A1n A21 A22 A2n AM1 AM2 AMn, और यहीं पे मैं इसी के अंदर B1 B2 टिल Bn ये लिख देती हूँ। सो ये मेरा क्या बनता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस क्यों करते हैं, क्योंकि हम रैंक ऑफ ए निकालेंगे और रैंक ऑफ ए कॉलन बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे, और जब इनमें कोई रिलेशंस के बेसिस पे हम चेक करेंगे कि सॉल्यूशन कैसे हैं, मतलब एक्स की वैल्यूज़ कैसी हैं। अब आता है कि इफ़ दिस सिस्टम, जो पिछले क्वेश्चन में सिस्टम डिस्कस किया है, इसका अगर सॉल्यूशन है
तो वो कंसिस्टेंट कहलाते हैं, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि जो ये x1 x2 xn तक की वैल्यूज थी ना, इनकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इनका आंसर है, तो ये कंसिस्टेंट है और ये पूरा का पूरा सिस्टम कंसिस्टेंट बन जाएगा, जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्ट दो तरीके से होता है कि इन x1 x2 की एक फिक्स वैल्यू, कि मान लो x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2 फिक्स्ड है, यही रहेगी। लेकिन अगर इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है मेरे पास, तो ये दो तरीके से कंसिस्टेंट होता है, या तो यूनिक आंसर हो या बहुत सारे आंसर हो, और इनकंसिस्टेंट मतलब कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, दिस इज इट। सो दिस वॉज इट, ये हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, और फिर मैं ये जो टॉपिक अभी मैंने स्टार्ट किया था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाला, इसी के बेसिस पे आगे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट वाली में कंटिन्यू करूंगी। सो ऑल द बेस्ट, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, गुड लक, गुड बाय।